नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। आज हम करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र के सैंपल पेपर का पार्ट 2। ठीक है, पहला सैंपल पेपर अर्थशास्त्र का हमारी पहली वीडियो में हो चुका है। आज हम करेंगे अर्थशास्त्र सैंपल पेपर 2। जिन लोगों ने अभी तक अर्थशास्त्र का सैंपल पेपर 1 नहीं देखा है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के माध्यम से वीडियो देख सकते हैं अर्थशास्त्र सैंपल पेपर 1 का। हमने इस वीडियो में, इस सीरीज़ में हमने सीबीएसई टर्म 1 का जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है उसको लेकर के पूरा पेपर बनाया है। 40 क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू टाइप रखे हैं जो आपके सीबीएसई में जिस पैटर्न पर आने वाले हैं उसी पैटर्न पर ये सैम्पल पेपर बनाए गए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसकी। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, इन्हें निकट मुद्रा नहीं कहते। ठीक है, नहीं कहते। किसको निकट मुद्रा नहीं कहा जाता? सावधि जमा, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स और अंश पत्र, करेंसी नोट और सिक्के। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए, जो सावधि जमा है, जो ट्रेजरी बिल है और जो बॉन्ड और अंश पत्र है, इन सबको निकट मुद्रा कहा जाता है। इन तीनों को निकट मुद्रा कहा जाता है क्योंकि इनको शॉर्ट नोटिस पर कैश में परिवर्तन कराया जा सकता है। निकट मुद्रा हमारी क्या होती है? जिसे आवश्यकता पड़ने पर शॉर्ट नोटिस पर कैश में परिवर्तित किया जा सकता हो। ठीक है, तो ये सब हमारी निकट मुद्रा है तीनों। लेकिन जो करेंसी नोट और सिक्के हैं वो तो खुद ही हमारी क्या है? कैश है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? निकट मुद्रा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा? भारत में मुद्रा पूर्ति के वैकल्पिक प्रयोग कितने हैं जिनका प्रयोग आरबीआई द्वारा किया जाता है? देखिए, भारत में जो मुद्रा पूर्ति की जाती है, यहाँ पूछा है कि उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, 2 प्रकार है, 4 प्रकार है, 3 प्रकार है या फिर 5 प्रकार है। तो बताइए इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा 4। ठीक है, भारत में जो मुद्रा पूर्ति का वैकल्पिक प्रयोग किया जाता है आरबीआई द्वारा, वो कितने? 4 है। कौन कौन से? M1, M2, M3 और M4। ये हमारे 4 मुद्रा पूर्ति के वैकल्पिक प्रयोग है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्न में से व्यापारिक बैंक का कौन सा एजेंसी कार्य नहीं है? देखिए, हमारे 2 तरीके के बैंक हैं, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक। यहाँ पूछा है कि व्यापारिक बैंक का कौन सा हमारा कार्य नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है, कार्य नहीं पूछा है। कोषों का स्थानांतरण, कोषों को एकत्रित करना, एकत्रीकरण, बिलों का छूट पर चुनना व लाभांश। तो बताइए कौन सा इनमें से व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य नहीं है? तो देखिए, कोषों का स्थानांतरण करता है व्यापारिक बैंक। ठीक है, कोषों को एकत्रित भी करता है, एकत्रीकरण भी करता है, लेकिन बिलों का छूट, चुनना व लाभांश हमारा व्यापारिक बैंकों का एजेंसी कार्य नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? ठीक है, केंद्रीय बैंक जो है इनमें से कौन सा काम नहीं करता? मुद्रा का निर्गमन, सरकार का बैंक, जनता को ऋण देना, बैंकों का बैंक। बताइए इसमें से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो देखिए, मुद्रा का निर्गमन ये केंद्रीय बैंक करता है, सरकार का बैंक होता है, ठीक है, बैंकों का बैंकों को होता है, और जनता को ऋण देना इसका कार्य नहीं होता। जनता को ऋण देने का कार्य कौन करते हैं? व्यापारिक बैंक करते हैं, केंद्रीय बैंक नहीं करता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा होता है। प्राथमिक घाटे का क्या सूत्र होता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान और राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होता है? सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटे का सूत्र क्या होता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां क्या होती है हमारी? राजस्व घाटा होता है, प्राथमिक घाटा नहीं होता। ठीक है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां क्या होता है हमारी? बजट घाटा होता है, प्राथमिक घाटा नहीं होता। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा हमारा क्या होता है? प्राथमिक घाटा हमारा होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष कर इसलिए प्रत्यक्ष कहलाता है क्योंकि वह सीधे ही उनसे प्राप्त किया जाता है। किन से प्राप्त किया जाता है? उत्पादकों की उत्पादित वस्तुओं पर, विक्रेताओं से वस्तुएं बेचने पर, क्रेताओं से वस्तुएं खरीदने पर, आय कमाने वालों से।
तो देखिए उत्पादकों की उत्पादित वस्तुओं पर जो खरीदा जाता है वो हमारा क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। विक्रेताओं से वस्तु बेचने पर ये भी अप्रत्यक्ष कर, क्रेताओं से वस्तुएं खरीदने पर ये भी अप्रत्यक्ष कर। तो हमारा प्रत्यक्ष कर कौन सा है, जो आय कमाने वालों से वसूला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा कारक आर्थिक कारक नहीं है। इनमें से कौन सा कारक ऐसा है जो आर्थिक कारक नहीं है। तो देखिए विकास पर बहुत अधिक व्यय, व्यापार चक्र, स्फीति की ऊंची दर, विश्व के विभिन्न भागों में व्यापार तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन। तो देखिए विकास पर बहुत अधिक व्यय हमारा आर्थिक कारक है, व्यापार चक्र आर्थिक कारक है, स्फीति की ऊंची दर आर्थिक कारक है, लेकिन विश्व के विभिन्न देशों में व्यापार तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन आर्थिक कारक नहीं है। तो नहीं है तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 है हमारा, स्थिर विनिमय दर प्रणाली का कौन सा गुण नहीं है। ठीक है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली जो हमारी होती है उसका कौन सा गुण इनमें से नहीं है। विनिमय दर में स्थिरता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करती है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली देश की पूंजी को बाहर जाने से रोकती है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली संसाधनों के इष्टतम उपभोग करने का अवसर प्रदान करती है। स्थिर विनिमय प्रणाली सरकार द्वारा स्फीति को नियंत्रित करने का दबाव बनाती है। तो बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए विनिमय दर में स्थिरता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करती है, सही है बिल्कुल। स्थिर विनिमय दर प्रणाली देश की पूंजी को बाहर जाने से रोकती है, बिल्कुल सही है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली सरकार पर स्फीति को नियंत्रित करने का दबाव बनाती है, सही है। लेकिन स्थिर विनिमय दर प्रणाली संसाधनों के इष्टतम उपभोग करने का अवसर प्रदान करती है, ये हमारा गलत है। तो सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं हम। देखिए प्रश्न नंबर 9 है हमारा, सही विकल्पों से हमें क्या करना है, मिलान करना है कि कौन सा हमारा इसमें से सही विकल्प होगा। 4 आपको विकल्प दिए हैं, ठीक है, पूछा है कौन सा आपका सही विकल्प होगा। तो देखिए सबसे पहला है M1। अभी हमने पढ़ा था कि RBI मुद्रा की 4 वैकल्पिक मापों का प्रयोग करता है, M1, M2, M3, M4। तो M1 क्या होती है, M1 होती है हमारी करेंसी प्लस जमाओं को M1 कहा जाता है। ठीक है, करेंसी प्लस जमाओं को क्या कहा जाता है, M1 कहा जाता है। ठीक है, M2 किसे कहा जाता है, M2 कहा जाता है हमारा क्या, M2 कहा जाता है हमारा M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं। ठीक है, M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं। इसी तरह से M3 क्या होता है हमारा, M3 होता है M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं। M4 क्या होता है हमारा, M3 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं। ठीक है, लेकिन NSC को छोड़कर। तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हम इसमें से मैच कर लेंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा मैच करेगा जो हमने मिलान किए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है हमारा कि मिलान करना है इसमें। प्राथमिक घाटा क्या होता है। ठीक है, प्राथमिक घाटा अभी हमने पढ़ा था, क्या क्या होता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा होता है हमारा क्या, प्राथमिक घाटा होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, राजकोषीय घाटा हमारा क्या होता है, राजकोषीय घाटा हमारा क्या बनेगा इनमें से। ठीक है, तो बताइए राजकोषीय घाटा इसमें क्या होगा। तो हमारा राजकोषीय घाटा भी कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां ऋण ग्रहण को छोड़कर, और बजट घाटा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। तो ये तो सीधा सीधा है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और 4 का डी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है हमें। तैरती विनिमय दर घरेलू करेंसी बाजार की शक्तियों के अधीन होती है, केवल कभी कभी केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करता है। अधिकूलित विनिमय दर सरकार या केंद्रीय रिजर्व बैंक पूर्ण रूप से विनिमय दर तय करते हैं। प्रतिबंधित विनिमय दर, जब विनिमय दर पूर्ण रूप से बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, प्रबंधित तृतीय, जब विनिमय दर पूर्ण रूप से बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तो पूछा गया है इनमें से कौन सा हमारा सही है। तो देखिए सही है इसमें ऑप्शन बी हमारा, अधिकूलित विनिमय दर सरकार या केंद्रीय रिजर्व बैंक पूर्ण रूप से विनिमय दर तय करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 देखिए, ये हमारा अभिकथन और कारण वाला है, ए और आर वाला। मुद्रा ने वस्तु विनिमय का स्थान विनिमय माध्यम के रूप में ले लिया।
बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि उच्च कीमतों के कारण व्यक्तियों को अपने आधिक्य के विनिमय के लिए योग्य व्यक्तियों की तलाश करनी होती है। तो बताइए अब कौन कौन सा सही है। ए और आर दोनों सत्य है, ए का स्पष्टीकरण आर है। ए और आर दोनों सत्य है, ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। केवल ए सत्य है, आर असत्य है, आर सत्य है, ए असत्य है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। तो देखिए, पहला, मुद्रा ने वस्तु विनिमय का स्थान ले लिया है, सही है। बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय अत्यंत कठिन कार्य है, ये भी हमारा क्या है, सही है। तो दोनों ए और आर हमारे सही है, और ए का सही कारण क्या है, आर है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, सरकार अपने निवेश से जो लाभ अथवा लाभांश प्राप्त करती है वह गैर कर राजस्व प्राप्ति का भाग होता है। कारण है कि सरकार का पूंजीगत व्यय संपत्ति का निर्माण करता है। सरकार का पूंजीगत व्यय संपत्ति का निर्माण करता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा, सरकार अपने निवेश से जो लाभ या लाभांश प्राप्त करती है वह गैर कर राजस्व प्राप्ति का लाभ भाग होता है, सही है। सरकार का पूंजीगत व्यय संपत्ति का निर्माण करता है, सही है। लेकिन जो हमारा क्या है, ए का स्पष्टीकरण आर हमारा नहीं है। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, दोनों ए और आर सत्य है, मैंने भी आपको बताया ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ए का स्पष्टीकरण कारण आर नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। जब घरेलू ब्याज दर घटाए जाते हैं तो घरेलू करेंसी का मूल्य ह्रास होता है। घरेलू ब्याज दर बढ़ाने पर विदेशी निवेशक अपने निवेश को उस देश से किसी अन्य देश में ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा, देखिए, जब घरेलू बाजार ब्याज दर घटाए जाते हैं तो घरेलू करेंसी का मूल्य ह्रास होता है, बिल्कुल सही बात है। घरेलू ब्याज दर बढ़ाने पर विदेशी निवेशक अपने निवेश को उस देश से किसी अन्य देश में ले जाना चाहता है, ऐसा हमारा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ए हमारा सही है, आर असत्य है, तो केवल ए सत्य है, आर असत्य है, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 में देखिए आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इन पैराग्राफ के आधार पर ही प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया गया है कि ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस से ही होते हैं, और आपने सिलेबस यदि ध्यान से किया है तो आप बिना पैसेज को पढ़े भी इसे कर सकते हैं, लेकिन पैसेज को पढ़ना हमारे लिए सुविधाजनक होता है। तो चलिए मैं अभी वीडियो को थोड़ा पॉज दे रहा हूँ ताकि आप इस पैसेज को पढ़ सके, और उसके बाद हम अपने प्रश्नों को शुरू करेंगे। तो चलिए हम अपने प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए पहला है हमारा, जब कोई देश आयातों की अपेक्षा वस्तुओं का निर्यात अधिक करता है तो उसे क्या कहा जाता है। आयात हमारे क्या है, आयात हमारे कम है, निर्यात हमारे ज़्यादा है, तो क्या होगा, व्यापार घाटा होगा, व्यापार आधिक्य होगा, जुड़वा घाटा होगा, या बजट घाटा होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, व्यापार आधिक्य, क्योंकि निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है, और यदि आयात ज़्यादा होते निर्यात कम होते तो क्या होता, व्यापार घाटा होता। अगले प्रश्न की ओर, देश में इत्र का आयात अदायगी संतुलन के चालू खाते में कहाँ आएगा, दृश्य मध्य में आएगा, अदृश्य मध्य में आएगा, या दोनों में आएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि इतर जो है वो तो हमारा क्या है, दृश्य मध्य है। अगला, यदि कोई भारतीय एक यूके कार कंपनी को खरीदता है तो वह इस पूंजी को खाते के लेन देन में परिवष्टि कर देगा। यानी कि अगर एक भारतीय यूके की कार कंपनी की कार खरीदता है तो वह उसे कहाँ दिखाएगा, कौन से खाते में दिखाएगा, ठीक है। बताइए, पूंजी खाते के यानी कैपिटल अकाउंट के कहाँ दिखाएगा, क्रेडिट में, डेबिट में, निकास में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही है, डेबिट में दिखाएगा अगर वो यूके की कंपनी से कार खरीद रहा है तो। अगले प्रश्न की ओर, और ये हमारा पार्ट हमारा जो भाग ए है उसका लास्ट प्रश्न है। भारत तेल के आयात में विश्व के पहले 10 देशों में एक है, ठीक है। तेल के आयात में क्या है, भारत पहले 10 देशों में से एक है। भारत का अधिकांश तेल वेनेजुएला से आयात किया जाता है। तो देखिए पहला जो है, भारत तेल के आयात में विश्व के पहले देशों में से एक है, ये सही है। भारत का अधिकांश तेल वेनेजुएला से आयात किया जाता है, ये हमारा
गलत है। तो केवल ए सत्य है और आर हमारा क्या है, असत्य है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब इसका भाग दो, ठीक है, भाग दो हमारा क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय आर्थिक विकास से है। तो पहला प्रश्न है इसमें, सवेज नहर का निर्माण किस वर्ष खुला? सवेज नहर जल मार्ग किस वर्ष खुला था? ये है हमारा सन 1869, सन 1857, 1875, 1881। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सन 1869। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भारत का प्रधानमंत्री। भारत में जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही क्या होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पिछले वर्षों में देश में गेहूं की उत्पादकता में लगभग गुना वृद्धि हुई है। यानी कि पिछले वर्षों में गेहूं के उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुई है? 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना या 15 गुना? तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है, 5 गुना वृद्धि हुई है हमारे गेहूं की उत्पादकता में। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किसकी भूमिका पर जोर दिया गया है? जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में आया था उसमें किस पर जोर दिया गया? सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र पर क्या किया गया था? बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। कब? 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव में। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसका निर्माण किसने किया था? महालनोबिस ने इसका जो है किया था निर्माण। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा है। जो विश्व में निर्यात किए जाते हैं भारत का कितना हिस्सा है? 1% से कम, 1% से अधिक, 1% से अधिक पर 2% से कम, 2% से अधिक? बताइए क्या सही आंसर होगा? तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है कि भारत की विश्व के निर्यात में भारत का हिस्सा 1% से तो अधिक है लेकिन 2% से कम है। प्रश्न नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? जो नई आर्थिक नीति आई थी भारत में उसकी घोषणा कब हुई? 1991, 2001, 1971, 1981? बताइए सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका 1991। नई आर्थिक नीति कब आई थी? 1991 में आई थी। प्रश्न नंबर 25, NSAID राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ठीक है, क्या है? NSAID राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 1994, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1996, 15 अगस्त 1997? तो क्या सही ऑप्शन है इसका? इसका है ऑप्शन डी हमारा सही है, 15 अगस्त 1997 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। भारत में शिक्षा अधिकार एजुकेशन सेस कब लगाया गया? कौन से सन में लगाया गया? देखिए जो एजुकेशन सेस है ये लेस नहीं है बल्कि क्या है, ये सेस है। तो एजुकेशन सेस जो है हमारा इनकम टैक्स पर लगाया गया है। तो पूछा गया है कि ये पहली बार जो है कब लगाया गया था? 2004 में, 2010 में, 2014 में या 2016 में? तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही है, 2004 में हमारा एजुकेशन सेस लगाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन जैविक कृषि की विशेषताएं हैं? जैविक कृषि की क्या विशेषताएं हैं वे हमें देखनी है। कौन सी है इनमें से? खेती में भूमि को भोजन, धारणीय कृषि प्रणाली, स्थानीय आगतों का प्रयोग या उपयुक्त सभी? बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो देखिए खेती में भूमि को भोजन ये सही है, धारणीय कृषि प्रणाली सही है, स्थानीय आगतों का प्रयोग सही है। धारणीय कृषि प्रणाली क्या होती है कि कृषि का इस प्रकार से उपयोग करना, इस प्रकार से खेती करना कि आगे वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन व्यर्थ ना जाए। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 28, एमएसपी क्या है? देखिए अभी किसानों के आंदोलन में भी आपने सुना होगा एमएसपी इसका बहुत हल्ला है। ये क्या है? अधिकतम समर्थन मूल्य, अधिकतम विक्रय मूल्य, न्यूनतम विक्रय मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य? बताइए इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? तो एमएसपी होता है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। देखिए 29 क्या है हमारा, तो 29 है हमारा, इन्हें मैच करना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना, इनमें क्या क्या हुआ था ये हमें मैच करना है। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारी नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या था, तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारी 1969 से 1974 चली थी। क्या ऐसा था, नहीं, ऐसा हमारा नहीं था। ठीक है, ऐसा हमारा क्या था, नहीं था ऐसा हमारा। आगे हम बात करते हैं। देखिए ए को हमने 2 से मिला दिया था। ठीक है, और हमारा यहाँ पे जो बी है, सॉरी, ए जो है हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, मैंने बताया नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये। ठीक है, अब जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी 1969 से 1974 तक थी, तो ये बिल्कुल सही मिला हुआ है। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या था हमारा, तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक साल का औसत संवर्धी दर 6.78% था। ठीक है, 6.78% था हमारा। और आठवीं पंचवर्षीय योजना क्या थी, 1992 से 1997 थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, देखिए ए का 3 यहाँ आ रहा है, बी का 2 भी यहाँ आ रहा है, सी का 1 भी यहाँ आ रहा है, डी का 4 भी यहाँ आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, महालनोबिस मॉडल अपनाया गया और तीव्र गति से औद्योगिकरण किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 में हमें सही विकल्प चुनना है। ठीक है, सही विकल्प, देखिए इसमें मैंने जो प्रश्न लिए हैं वो खुद से भी बनाए हैं और कुछ बुक के भी आपके प्रश्न हैं, इसलिए मैंने उन बुक के प्रश्नों को इमेजेस में डाला हुआ है। तो देखिए क्या है ये, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो पूछा है इनमें से कौन सा सही विकल्प है। ठीक है, कौन सा इसमें से सही विकल्प होगा हमारा। तो देखिए सबसे पहले यदि हम देखें ONGC क्या है, एक ONGC एक महारतन कंपनी है। ठीक है, महारतन कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड भी क्या है, महारतन कंपनी है हमारी। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है हमारी, ये नवरत्न कंपनी है हमारी। और भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL हमारी क्या है, लघु रत्न है। तो ए का हमारा 2 है, बी का 4 है, सी का 3 है, डी का 1 है। तो डी हमारा सही आंसर हो गया। आपको इनके बारे में ध्यान रखना है कि कौन सी नवरत्न है, कौन सी महारत्न है। प्रश्न नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 में आपको सही विकल्प का चयन करना है। सर्व शिक्षा अभियान आरंभ 2000, मध्याह्न भोजन योजना आरंभ 1995, ग्रामीण योजना आरंभ 2005, समन्वित बाल विकास योजना 1975। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान 2000 में नहीं आया था, 2002 में आया था। ठीक है, समन्वित बाल विकास योजना आंगनवाड़ी परियोजना जो है वो 1975 में नहीं आई थी। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना जो मिड डे मील योजना है, स्कूलों में मिड डे मील शुरू किया गया, वह हमारा 1995 में शुरू किया गया था। तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए। प्रश्न नंबर 32 में भी आपको सही विकल्प चुनना है कि सही इनमें से कौन सा है। तो पुरुष जीवन प्रत्याशा 1951 में इतनी थी, नहीं थी। शिशु मृत्यु दर 1951 में इतनी थी, नहीं थी। साक्षरता दर 1951 में इतनी थी, नहीं थी। अशोधित मृत्यु दर 1951 में 146 थी। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्या है ये हमारा सही आंसर है यदि हम सामने सामने देखें तो। अब देखिए यदि हम मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैसे हम इसे मैच करेंगे। तो देखिए हमारा अशोधित मृत्यु दर, ठीक है, अशोधित मृत्यु दर हमारी क्या थी, अशोधित मृत्यु दर हमारी 25.1% थी। ठीक है, 25.1% थी प्रति हजार में। ठीक है, प्रति हजार में थी हमारी ये। दूसरा है हमारा पुरुष जीवन प्रत्याशा, पुरुष जीवन प्रत्याशा थी हमारी कितनी, 37.2। तीसरा है हमारा शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 146। साक्षरता दर हमारी कितनी थी, 1951 में साक्षरता दर थी हमारी 16.67। देखिए पहले जो मैंने सही विकल्प कर दिया था वो मुझे लगा कि ये मैच द फॉलोइंग नहीं है, इस कारण से हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा सही मिलान हो जाएगा। तो जो ऑप्शन इससे मैच करेगा उसको हम
चुन लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में परमिट लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया केवल कुछ उद्योगों को छोड़कर। भारत ने सन 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विनीकरण को अपनाया। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा सही। बहुत आसान है। देखिए, भारत में परमिट लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही है। भारत में 1991 में एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया, जिसके अंदर ही लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया गया था। तो दोनों ए और आर हमारे सत्य और ए का सही कारण आर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई कौशल विकास योजना एक तरह का मानव पूंजी में निवेश है। कौशल विकास योजना का आरंभ 2015 में हुआ था। ठीक है, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, पहली बात तो भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई कौशल विकास योजना मानव पूंजी में निवेश है। कौशल विकास योजना का आरंभ 2015 में हुआ था, लेकिन इसमें क्या है, स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोनों ए और आर सत्य तो है, सही तो है, लेकिन ए का स्पष्टीकरण आर हमारा नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 35, भारतीय कृषि की उत्पादकता बहुत कम हुआ करती थी, जिसके कारण भारत को अमेरिका से खाद्य सहायता लेनी पड़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भूधारण पद्धति में जमींदार, जागीरदार आदि का वर्चस्व था, जो खेतों में सुधार किए बिना लगान की वसूली करते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा ए बिल्कुल सही है कि उत्पादकता बहुत कम थी और अमेरिका से खाद्य सहायता लेनी पड़ती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भू पद्धति में जमींदार, जागीरदार ज़्यादा थे, खेतों में सुधार किए बिना लगान वसूली किया करते थे। दोनों हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। और जो हमारा ए का सही कारण हमारा क्या है, आर भी है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1951 के बाद माना जाता है। ठीक है, तो बताइए इसमें ज़रा। तो देखिए, जो ए ऑप्शन है वो सही है कि 1921 के पूर्व का भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। ठीक है, प्रथम सोपान में था। इसके कितने सोपान हैं, देखिए किसी किसी बुक में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 4 सिद्धांत भी बताए हैं, कहीं कहीं 3 सिद्धांत भी हमारे बताए गए। प्रथम सोपान क्या था, प्रथम सोपान था गिरती हुई मृत्यु दर और गिरती हुई जन्म दर। ठीक है, दोनों हमारे थे। तो द्वितीय सोपान का आरंभ 1951 के बाद माना जाता है। ये हमारा क्या है, गलत है। तो ए सत्य है और आर हमारा असत्य है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 36 में देखिए फिर से यहाँ पे भाग बी में भी आपको एक ऐसा ही पैसेज दिया गया है, और इस पैसेज के आधार पर ही नीचे जो है प्रश्न दिए गए होंगे। नीचे दिए गई स्थिति को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर हमारे दीजिए, ये इसमें पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि पैसेज पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन इसके बिना भी हो सकता है। एक ही प्रकार की फसल उगाने की बजाय अनेक प्रकार की फसलें उगाने की कृषि को क्या कहा जाता है, व्यावसायिक, धारणीय, विविधीकरण या जैविक। देखिए, जब एक ही फसल की जगह अलग अलग फसलें उगाई जाती है तो उसे कहा जाता है विविधीकरण कृषि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38, कृषि में ज़्यादातर रोजगार संबंधी क्रियाकलाप की फसल से जुड़े होते हैं। जैविक, खरीफ, रबी, जैद, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि ज़्यादातर जो कृषि में क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज़ है, वो किससे जुड़ी होती है, खरीफ फसल से जुड़ी हुई होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 39, स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, मत्स्य पालन, दूध, कृषि और बागवानी। बताइए इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा। तो जो स्वर्ण क्रांति है वह हमारी जुड़ी हुई है बागवानी से। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 है हमारा, जैविक कृषि पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय उत्पादन प्रक्रिया का साधन है। जैविक कृषि में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों आदि का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। तो देखिए, पहला जैविक कृषि पर्यावरण दृष्टि से धारणीय उत्पादन प्रक्रिया का साधन है, सही है। जैविक कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का इस्तेमाल नहीं होता, ये भी सही है। देखिए, हमारी जो धारणीय कृषि होती है उसमें मैंने आपको क्या बताया कि बहुत कम जो है हमारे संसाधनों का आने वाली पीढ़ी के लिए भी ध्यान रखा जाता है। तो ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण हमारा आर है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए, हमने इस वीडियो में पूरे 40 प्रश्न किए हैं, क्योंकि सीबीएसई टर्म 1 का अर्थशास्त्र का पेपर भी आपका 40 नंबर का ही आने वाला है। तो हमने पूरा जो सैम्पल पेपर था वो उसी के बेस पे किया है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आपको इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी बात पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।